आप सभी को नमस्कार। जन सरोकार मंच टोंक में आज भरत प्रसाद जी का स्वागत है। भरत प्रसाद चर्चित कवि, आलोचक और लेखक हैं। वर्तमान में हिंदी विज्ञान, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग, मेघालय हिंदी प्रोफेसर हैं। आज हम उनकी कविताएं सुनेंगे। जन सरोकार मंच पर प्रस्तुति आज हो रही है मेरी कविताओं की। ये कविताएं युद्ध पर केंद्रित कविताएं हैं और पिछले करीब 5-6 वर्षों के दौरान ये कविताएं बीच-बीच में लिखी गई हैं और ये कविताएं अपने समय की पृष्ठभूमि में लिखी गई हैं। खास तौर पे इस समय जो यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, उस पर केंद्रित एक लंबी कविता की योजना है, सायरन बज रहा है। तो उस लंबी कविता की 2 आरंभिक कविताओं का पाठ आज करेंगे और इसके अलावा कुछ वर्ष पहले अफ़गानिस्तान पर जो आतंकवादी हमला हुआ या आतंकवादियों ने जिस तरह से अफ़गानिस्तान को अपने कब्ज़े में लिया, तो उस पर भी एक लंबी कविता हमने तैयार की। लेकिन आज उन कविताओं का पाठ आपके बीच में हम नहीं करेंगे। आज हमने इस क्रम में आज के इस कविता पाठ के क्रम में हमने 4 कविताओं का चयन किया है और आपके बीच में उन कविताओं को रखने जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि यह कविताएँ केवल मेरी कविताएँ नहीं हैं, मैंने केवल इनको लिखा ज़रूर है, लेकिन ये केवल मेरी कविताएँ नहीं हैं, उन सभी लोगों की कविताएँ हैं, जो कि युद्ध के दर्द का सामना कर रहे हैं, जो कि युद्ध की विभीषिका से बेचैन हैं और ये भी कह सकते हैं कि युद्ध के बाद के विश्व का क्या होगा, इसकी भी वो सहमी हुई कल्पना लगातार कर रहे हैं। तो आइए हम इस काव्य पाठ के क्रम में अपनी पहली कविता का पाठ करते हैं और इस पहली कविता का शीर्षक है युद्ध और कविता। युद्ध और कविता। आइए देखते हैं। युद्ध नासूर है पृथ्वी के शरीर पर, बावजूद इसके कि दुनिया की सारी भाषाएं चीख रही हैं, युद्ध को रोको, युद्ध को रोको। सारे कवि ललकार रहे हैं तानाशाहों को, सदियों पुरानी सख्त खाल की धज्जियां उड़ा रहे हैं कलम की मार से। तानाशाह बेखौफ धज्जियां उड़ा रहे हैं हमारी कागजी क्रांतियों की। तानाशाह बेखौफ धज्जियां उड़ा रहे हैं हमारी कागजी क्रांतियों की। युद्ध के खिलाफ हर क्षण जन्म ले रही है कविता और युद्ध रोज असंभव होता जा रहा है और रोकना रोज असंभव होता जा रहा है। पृथ्वी के कोने कोने से कवि चीखते हैं युद्ध रुकता क्यों नहीं। उत्तर में तानाशाह हंस देता है। मैं पूछता हूं कवि से, या तो तानाशाह और कविता दो विपरीत ध्रुव हैं या फिर कविता नपुंसक हो गई है। जब धरती को लूट खाने की जंग छिड़ी हो तो जरूरी नहीं कवि के लिए कविता लिखना। वह कलम को फेंक कर सरेआम सड़क पर चिल्ला सकता है युद्ध नहीं बुद्ध, युद्ध नहीं बुद्ध। वह सिद्ध कर सकता है जुबान भी हथियार होती है। युद्ध में मिट गए लोगों, जले हुए खेतों, मरे हुए पेड़ों, लाश की तरह पड़े मकानों पर जार जार आंसू बहा लेना भी कविता लिखना है। तानाशाहों की याद आते ही मुट्ठी भींच लेना कवि होना है। कौन रोक सकता है कवि को कविता भूलकर पुकार लगाने से। कौन रोक सकता है कवि को कविता भूलकर पुकार लगाने से। जब बारूदों की मुर्दा गंध गला घोंट चुकी हो मनुष्य का, तो कलम और कागज सिर्फ खिलौना रह जाते हैं। तो आज के इस युद्ध परक कविताओं के काव्य पाठ की श्रृंखला में मैंने पहली कविता पढ़ी आपके बीच में।
युद्ध और कविता। इस क्रम में जैसा कि मैंने कहा, एक लंबी कविता की योजना है। यूक्रेन और रूस के बीच में करीब 2 वर्षों से अधिक समय से चल रहे युद्ध पर केंद्रित है ये कविता लंबी। और इस लंबी कविता के क्रम में हमने अभी तक सिर्फ 2 कड़ियाँ बढ़ाई हैं आगे, यानी 2, केवल 2 कड़ियाँ आगे बढ़ी हैं। और उसमें जो पहली कड़ी है, पहला जो खंड है इस कविता का, उसका शीर्षक है, उपशीर्षक बल्कि कह सकते हैं, महाकाव्य है दुख का चेहरा। महाकाव्य है दुख का चेहरा। देखिए, युद्ध के मलबे में बच गई बच्ची, युद्ध के मलबे में बच गई बच्ची, उठी पलके झुक गई, उठी पलकें झुक गईं, धंस गईं अपने ही मौन के अतल में, अटक गईं मलबे पर हताशा की नदी जैसी। कितनी चीखें दफन हुई कानों में, कितनी चीखें दफन हुई कानों में, कितनी कराहें जमींदोज हो गईं, बंद हुए पलकों में मृत्यु के कितने दृश्य, कितने घावों की टीस सांसों में बिला गई, कितने घावों की टीस सांसों में बिला गई। स्याह डर गूंजता है सन्नाटों में, स्याह डर गूंजता है सन्नाटों में, भय से जीना, जीवित रहने की कहीं शर्त तो नहीं। कभी न देखना अमन चैन का सपना, चाह कर भी न लाना होठों पर मुस्कान। आजादी की बोल गलती से दोहरा मत देना। हाँ, सुबह के शाम के बीच अपनी धड़कनों के लिए जरूर दुआ करना। यकीन उठ गया है आदमी की शक्ल से, यकीन उठ गया है आदमी की शक्ल से, हाथ बढ़ाते हाथों से, साथ निभाते कदमों से, प्रेम लुटाती आंखों से। अब तो अपनेपन की बारिश भी हवस की आहट देती है, अब तो अपनेपन की बारिश भी हवस की आहट देती है। मात खाए प्रश्नों से भरा होता है दुख का चेहरा, जिसमें जमे रहते हैं धोखा खाने के भाव। बुझी हुई पुतलियों के भीतर उमड़ता रहता है अपमान का अतल समुद्र। दुख से लदा हुआ चेहरा निःशब्द मिट गई, पीड़ा का महाकाव्य है। ये कविता आपके बीच में हमने रखी। इसका शीर्षक था महाकाव्य है दुख का चेहरा। अब इसी कड़ी में दूसरा खंड है। इसका शीर्षक है, जलते हुए शहरों की राख। जलते हुए शहरों की राख। यूक्रेन के एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों शहर लगभग राख में तब्दील हुए हैं इस महायुद्ध के बीच। उसी को ध्यान में रखते हुए ये शीर्षक रखा गया है। आइए देखते हैं इस कविता को। हमारी छायादार गलियां हमारी बोलियों से खिली रहती थी, हमारे वतन की राहें रहती थी हरी भरी, हमारे कदमों की आहट से यहीं कहीं था हमारा आशियाना, जिसकी यादें सैलाब रह गई हैं आंखों में, जिसकी आंखें सैलाब रह गई हैं आंखों में। बेवतन हूं इस कदर, बेवतन हूं इस कदर कि मिट चुकी है रत्ती रत्ती पहचान। युद्ध की आग में राख हो गया अपना एक एक वजूद, बारूदों की गंध पीकर जीते हैं, धमाकों का धुआं धुआं पीते हैं, मिसाइलों की गूंज सुनकर थक जाते हैं कान, पलकों की थकावट के बीच सुबह की उम्मीद मारकर सो जाते हैं। मुझे देखो, मेरे चेहरे की जगह जलते बुझते शहरों की राख मिलेगी परत दर परत, जिस पर लिखा होगा मजहब से सावधान। मुझसे पूछोगे प्रश्न, मिलेगा एक ही उत्तर, मौन, जिसमें भरा हुआ है बेबसी की मार का इतिहास। हो सके तो सुन लेना, अंधी सत्ता के खिलाफ रग सग से उठती मुक्ति की अनहद पुकार। तो ये दो कविताएं युद्ध पर
केंद्रित कविताएं थीं, जिसका पाठ आपके बीच में हमने किया। और मई 2021 में जब सीरिया में घमासान मचा हुआ था, धीरे 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 वो पृष्ठभूमि में जा चुका है, लेकिन जब आईएसआईएस का आतंक मचा हुआ था, तो उस दौरान ये कविता लिखी गई, जिसका शीर्षक है अघोषित युद्ध। देखिए, दिशाओं के पोर पोर में अपूर्व भय का सन्नाटा नियत की तरह। दिशाओं के पोर पोर में अपूर्व भय का सन्नाटा नियत की तरह, दिखाई कुछ भी नहीं देता सिवाय विदा लेती अपनों की आंखों के। भरोसा उठता जा रहा कल की सुबह से, बेखौफ है केवल पंछियों की उड़ान, जिन्हें मृत्यु की कोई खबर नहीं। सारी हरियाली जैसे सहमी हुई, मानो आहट मिल गई हो किसी विश्व युद्ध की। पृथ्वी के पैरों में कांटे चुभ गए हैं, लड़खड़ा कर नाचती हो जैसे सूर्य की परिक्रमा करते हुए। आदमी भविष्य के आगे इतना लाचार कभी नहीं रहा, कभी नहीं हुआ इतना स्वप्नहीन आजकल की रातों की पहले। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये रात रात दिन की चक्र में बीतती हुई रात नहीं है, यह युद्ध की रात है, यह विनाश की रात है, यह मनुष्यता के छीजते जाने की रात है, ये मनुष्य पर मंडराते हुए संकट की रात है। तो ये एक और कविता आपके बीच में हमने रखी, अघोषित युद्ध। और युद्ध परक इन 4 कविताओं के बाद आज मैं अपनी नवीनतम 2 कविताएं पढ़ना चाहता हूं, और ये दोनों कविताएं पूर्वोत्तर पर केंद्रित हैं। इधर हमने कोशिश की है पूर्वोत्तर भारत के चरित्रों को आधार बनाकर कविताएं लिखने की, और इस क्रम में हमने 3 कविताएं लिखी हैं, और मैं चाहता हूं कि अब आपके सामने ये तीनों कविताएं रख ही दी जाएं। देखिए, इसमें पहली कविता है कम कपाते होठों की निर्झर मुस्कान। कम कपाते होठों की निर्झर मुस्कान। और ये कविता नागालैंड के एक योद्धा पर केंद्रित कविता है, एक युवा योद्धा पर केंद्रित कविता है। निगाहें चट्टानों की चमक से ओढ़ लेती है, इनके सपाट चेहरे की सरलता तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे की जटिलता से तनिक मेल नहीं खाती। इन्हें बूझना है तो सारी डिग्रियों का लबादा उतार कर आना, ना नोच कर पहले फेंक देना अपने सभ्य कहलाने का मुकुट, रगड़ रगड़ कर पोंछ देना अपने गोरे रंग की कालिमा। इनके पास आना तो दूर दूर रहने की होशियारी साथ मत लाना। कुछ दिन साथ रहकर नंगे बदन सभ्य रहना सीख लेना। सख्त परिश्रम की सनक चूती रहती है इनके मौन से। गुमनाम घाटियों की चुनौतियां बयां करती है कपकपाते होठों की निर्झर मुस्कान। पहाड़ों का अथाह अनगढ़पन रच बस चुका है इनके रोम रोम में। इन्हें पहचानना है तो अपनी पहचान पीछे छोड़ आना। पहले आकंठ हासिल कर लेना अपनी सरलता, बेच बांच देना बुद्धि की रत्ती रत्ती जटिलताएं। अगर जानना है इन्हें तो इन्हें इनके जैसा हो जाने की हुनर सीख कर आना। ये पूर्वोत्तर परक पहली कविता थी, एक युवा चरित्र पर, एक युवा योद्धा चरित्र पर थी। दूसरी कविता इस सिलसिले में है, उसका शीर्षक है पहाड़ी औरत की हंसी। पहाड़ी औरत की हंसी।
आइए जरा इस कविता को भी देखा जाए, रखना चाहते हैं आपके बीच में। खोई रहती हैं कितनी हसरतें चित्त की एकांत घाटियों में उम्र भर, खिलने से पहले मुरझा जाती हैं उमंगें, पुतलियों के भीतर अश्रु बनकर गिर 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 उठते अरमान जमींदोज हो जाते हैं आखिर पहाड़ भर कठिनाइयों के आगे। नंगे पैरों में वह कौन सी हुनर है जो पा लेती है मिट्टी का स्वाद। नंगे पैरों में वह कौन सी हुनर है जो पा लेती है मिट्टी का स्वाद, जिनके हाथ लगते ही नन्हे बीज हजार गुना जीवित हो उठते हैं, जिनका परिश्रम दर्ज होता रहता है पकती हुई फसलों के दाने दाने में। खाटी चुनौतियों के बीच पली औरत की हंसी कोई साधारण हंसी नहीं, कठिन चट्टानों के बीच बहती पहाड़ी नदी जैसी होती है, जिसकी लहर लहर में दबी रहती है अंतहीन हताशा, नुकीली तन्हाइयां, कम से कम उम्मीदों की बुरी तरह पराजय, ठूंठ और बौने हो चुके औरत होने के जरूरी सपने। इनकी जुबान से रोज रोज फूटती है पहाड़ी पंछियों जैसी बोली। इनकी भाषा की मिठास जंगलों की नमी से भरी होती है, दरख्तों की अनंत मरमर इनका मौन रचती है, दरख्तों की अनंत मरमर इनका मौन रचती है। तो ये दूसरी कविता पूर्वोत्तर परक सिलसिले में है, पूर्वोत्तर परक कविताओं के सिलसिले में। और आज के इस काव्य पाठ के मौके पर मैं अपनी एक और कविता पढ़ना चाहता हूं, जो पुनः पूर्वोत्तर पर केंद्रित है। और इस कविता का शीर्षक है चिन्याग ओ चिन्याग। यह एक नागा युवती का नाम है, चिन्याग, उस पर केंद्रित ये कविता है। देखिए, चिन्याग, तुम्हें गौर से पढ़ना होगा चालाकी भरी चुप्पियों का अर्थ। बचपन की पाठशाला में तुम्हें सिर्फ यकीन करना क्यों सिखाया गया। तुम्हें शक करना चाहिए, तुम्हें शक करना चाहिए खैरात में बटने वाले प्रेम प्रेम पर। तुम्हारी अज्ञानता की गहरी नींद से तुम्हें ही लड़ना होगा और जाना होगा तुम्हें ही तन मन में छा उठे अंधविश्वासों के विरुद्ध। ओचनिया, तुम जंगलों के अंधकार में बहती निर्ध्वनि धारा हो, कहीं हार मत मान लेना पत्थरों की सत्ता के आगे। समझने लगा हूं तुम्हारी अनगढ़ सरलता का मूल्य, जीने लगा हूं मिट्टी के हृदय में धंसकर जीना किसे कहते हैं। तुम्हारी शिकायतों भरा धैर्य विचलित कर देता है मेरा धैर्य। चुपचाप सुनने लगा हूं तुम्हारी कर्मठता का अनहदपन। ओ चिन्याग, मेरे देश की जरूरी आवाज। ओ चिन्याग, मेरे देश की जरूरी आवाज। तुम्हारे सतर्क रहने में तुम्हारे युवती होने का सारा अर्थ छिपा हुआ है। एक कविता का शीर्षक है जैसे जमी हुई रुलाई। जैसे जमी हुई रुलाई, तुम्हारे सांवले चेहरे की भाषा मैं कभी पढ़ न सका। तुम्हारे सांवले चेहरे की भाषा मैं कभी पढ़ ही न सका। कल्पना से परे था तुम्हारे माथे पर जमी हुई चिंताओं की लिपि समझना। तुम्हारी नरम बोली के पीछे छाया जैसे उड़ते थे अर्थ के पीछे अनकहे अर्थ। ये दीदी पर केंद्रित कविता है, हमारी अपनी बड़ी दीदी पर। उसको ध्यान में रख करके मैंने कविता लिखी है। दीदी के सांचे में तुम अट कहां पाई। उफन पड़ती थी अक्सर माई वाली चिंता, सुबह शाम की डांट में मुरझाई पंखुड़ी की तरह झरती तुम्हारी बुझी बुझी हंसी सह पाना आसान कहां रहा हृदय के लिए। अपने अपनों की अकथ याद में उठी हुई तुम्हारी हिचकियां अनसुनी रह गई। तुम्हारे मुंह की पुकार सुनने वाले हमें कान कहां मिले। सदा अज्ञात ही रहे तुम्हारे मौन के समुद्री अर्थ। तुम्हारे कद की गहराई नाप लेना
एक जीवन में असंभव था। घर परिवार सींचने के लिए बरसाती ऋतु जैसा तुम्हारा जीवन रूपक है, उमड़ती घुमड़ती रुलाई का। दीदी पर केंद्रित यह कविता आपके बीच में हमने पढ़ी। पिता पर केंद्रित कविताएं तो हैं, लेकिन ये कविताएं कुछ ऐसे शोक की गहराई में हमें उतार देती हैं जहां से फिर उबरना लंबे समय तक संभव नहीं हो पाता। पिता पर केंद्रित चलिए एक कविता का पाठ कर ही दिया जाए। इसका शीर्षक है कैसे कहूं कि तुम कहीं नहीं हो। पिता के लिए समर्पित करता हूं ये कविता। जिन राहों पर पड़े तुम्हारे पैरों के निशान अमिट हो गए वे मेरे हृदय के प्रांतर में। बही जो हवाएं तुम्हारे पसीनों को छूकर बस गई फेफड़ों में जीने की शर्त बनकर। कैसे कहूं कि तुम कहीं नहीं हो। फसलों की झूम में अमर है तुम्हारा परिश्रम। अन्न अन्न की चमक में जैसे झांकती हैं आंखें तुमसे पाए हुए हाथों जब छूता हूं। तुमसे पाए हुए हाथों जब छूता हूं अपना शरीर सिहरन भर जाती है तुम्हारे जीवित रहने की। तुम्हारा बैरागी मौन हमारी वाणी की निःशब्द शर्त है। तुम्हारा बैरागी मौन हमारी वाणी की निःशब्द शर्त है। तुम्हारे संघर्ष की आदत हमारे कदमों से कहां छूट पाई। तुम्हारी वाणी से फूटे शब्द अभौतिक गंध की तरह घुल मिल गए हैं हमारी सोच में। जैसे मिट्टी में छिपी रहती है अमरता, खून में बहता है सूरज, जैसे आंखों में बसती रहती है कोई अंतिम आशा। पिता, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी मौजूदगी को हमसे छीन ही नहीं सकती। पिता, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी मौजूदगी को हमसे छीन ही नहीं सकती। तो ये कविता पिता पर केंद्रित थी। और चलिए कुछ कविताओं का पाठ और किया जाए। मैं आपके बीच में कुछ और कविताएं ला रहा हूं। आज मां पर भी कविताएं हमने लिखी हैं। संयोग से ये कविता लगभग साल 1.5 साल पहले लिखी गई। मेरे ख्याल से 2023 ईस्वी में लिखी गई। और मां पर केंद्रित यह एक लंबी कविता है जिसका शीर्षक है माई की दुनिया। और इसकी इस लंबी कविता की अंतिम कड़ी का पाठ मैं कर रहा हूं। अंतिम कड़ी। इसके 11 खंड हैं, लेकिन मैं 11वें खंड का पाठ कर रहा हूं। आइए सुनते हैं मां पर केंद्रित इस कविता को। थिरक उठता है बेतरह, थिरक उठता है बेतरह, थिरक उठता हूं बेतरह। इसलिए नहीं कि पैदा हुआ तुम्हारी कोख से, इसलिए कि मेरी धड़कनों ने जिया माई जैसा संगीत। तुम्हारा अंश होने का एहसास करबद्ध रहने का ज्वार उठा देता है सिर से पांव के बीच। किन शब्दों में कहूं कि मां होना मोह के असंभव शिखर को पा लेना है। तुम्हारे निराकार माया से बधा हूं, जकड़ा हूं इस कदर कि अंतिम सांस निकलेगी तुम्हें सुमिर लेने के बाद ही। पा लेना चाहता हूं फिर से बचपन, लौटना चाहता हूं बेमतलब के बिलाप में। लौटना चाहता हूं फिर भूली बिसरी धूल माटी में। फिर करना चाहता हूं बच्चों जैसी गलती। पुकारता हूं अपनी एक एक नासमझी, आए छा जाएं बरस पड़े हृदय में। छीन ले मेरे यौवन का एक एक रंग, जिससे पा जाऊं अपनी जड़ों की आत्मा। दुनिया जिसे मां कहकर पुकारती है। इस पुनः मैं कहूं कि माई की दुनिया लंबी कविता शीर्षक का अंतिम खंड का मैंने पाठ किया है। और मैं चाहता हूं कि आज
जो अपनी नवीनतम कविताएं इधर लिखी गई हैं, नई से नई कविताएं, केवल उन्हीं का पाठ करूं। तो अब आपके बीच में कविताओं का पाठ मुझे करना है। इसका शीर्षक है नहीं कह पाऊंगा शुक्रिया। अपने जीवन में हम न जाने कितने लोगों के प्रति शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार देते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी अच्छाइयां हैं, ऐसे बहुत सारे सत्य हैं, ऐसे बहुत सारे मूल्य हैं जिनके प्रति हम धन्यवाद नहीं कहना चाहते। तो उसी को ध्यान में रख करके मैंने यह कविता लिखी है, नहीं कह पाऊंगा शुक्रिया। बेमन से ही जिसने दो कदम साथ दिया, पीछे हट गए, मेरी आंसुओं की हंसी नहीं उड़ाई। मेरे मौन को कायरता के अर्थ में कुत्सित प्रचार नहीं किया। जिसके लिए मेरे न कहने का अर्थ अपने मनुष्य को बचाने की शर्त थी, उन्हें जरूर कहूंगा दिल से शुक्रिया। मेरा मन उन्हें भी कहेगा शुक्रिया, जिनके बहुमूल्य विरोध ने मुझे भी अड़े रहने का पाठ सिखाया। जिनकी जिह्वा से फूटते व्यंग मेरे धैर्य की नींव मजबूत कर गए। जिनके इनकार में भीग भीग कर मेरे परिश्रम की जड़ें गहरी हो गईं। जो हंसकर पचा गए, नहीं दिए पलटकर मेरे जहरीले तिरस्कारों का जवाब। मगर कैसे दूंगा शुक्रिया, जो लेती है कुछ भी नहीं और लुटा देती है अपना वजूद। बिछी रहती है जन्म से मृत्यु तक, चाहती है हमसे कुछ भी नहीं। छाई रहती है एहसास में पल पल, कहती है कुछ भी नहीं। खाली है भीतर कौन सा कोना, जहां न भरी हो कोई न कोई कृतज्ञता। छूता हूं अंग अंग, चौंक जाता हूं। उठ रहती है खनक अनाजों की, उठ रही है खनक अनाजों की। खून की धाराओं में घुल मिलकर टटोलता हूं रीढ़ की हड्डी। किताबों की जिंदा शब्द गढ़ने लगते हैं। टटोलता हूं रीढ़ की हड्डी, किताबों के जिंदा शब्द गढ़ने लगते हैं। माटी बोल उठती है मूरत की शक्ल में। स्पर्श करता हूं शरीर की त्वचा। आश्चर्य वहां तो बचपन से बीते हुए श्रमिकों का पसीना ऋण बनकर जमा हो चुका है। नहीं कह पाऊंगा शुक्रिया, जीवन के फैलाव में छाई हुई एक भी स्त्री का। कटे पिटे चेहरों का, थके पांव थके पांव के निशान का, फटी विवाइयों का, साथ निभाने की जिद पाले अपनों के अकेलेपन का, पवित्र उदासियों का, सबसे खूबसूरत किंतु मात खाए हुए सीधे सरल सपनों का। नहीं कह पाऊंगा शुक्रिया। आइए एक कविता का पाठ मैं करता हूं। इसका शीर्षक है कैद दर कैद। रूसों ने मनुष्य के बंदी होने की नियति को एक वाक्य में कहा था, और वो ये उसका भाव ये है कि मनुष्य पैदा होता तो स्वतंत्र है, लेकिन वो जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, जंजीरों में जकड़ा होता है। और वो जकड़न किस चीज की होती है और वो बंदी क्यों जीवन भर होता है, यह एहसास करने की चीज है दिन रात। इसकी व्याख्या शायद शब्दों में नहीं की जा सकती। देखिए, इसका शीर्षक है कैद दर कैद। पूछता हूं वह जगह, वह देश बताओ, जो बच गया हो कैद खाने से। जहां नहीं है स्वाधीनता पर संकट, जहां हत्यारों को हत्यारा कहते हुए 0.1% भी भय न लगे। जहां चालबाज का चेहरा सज्जनता के मुखौटे से ढका हुआ न हो। जुबान कहना चाहती है, जुबान रखने वाले झूठ के पुतले का नाम मनुष्य है। फिर से एक बार जरा दोहरा दूं। जुबान रखने वाले झूठ के पुतले का नाम मनुष्य है। मगर कहे कैसे जीव को लकवा मार गया है विषैली आशंकाओं। चीखना चाहता है हृदय,
हजारों सत्य कहना चाहता है सत्य के तेवर में। ऋण रखने का अर्थ है अकेलापन। प्रश्न करने का अर्थ है दुश्मनी मोल ले लेना। समझना चाहता है सच कहने का मतलब पराजय में जीवन काट देना है। कहना चाहता है हृदय जो संकटों में रात दिन तपा, वही अनमोल सोना है। आंखों को कहां पता वे रंगों के जाल में कैद हैं किस कदर। मन को कहां खबर सब कुछ पा लेने की भूख कितना गुलाम बना देती है, कितना लाचार कर देती है हवस के आगे। काश हमारे पैरों को मंजिलें मंजिलें छोड़कर सीढ़ियों पर बैठ जाना आता, ऊंचाइयां छोड़कर निचाइयों से प्यार करना आता। कैदी हूं इस कदर कि नहीं भाग सकता खुद के कैद खाने से। नहीं दे पाता सुबह को सूरज जैसी चटक भाषा, सांझ को जीवन की समझ का प्रतीक। झूठ सिद्ध करने के लिए हुबहू अंधकार जैसा मुहावरा नहीं कर पाता। झूठ सिद्ध करने के लिए हुबहू अंधकार जैसा मुहावरा नहीं कर पाता। आइए कविता का पाठ करते हैं। गंगा नदी पर केंद्रित है। गंगा नदी अब बचने से रही। ठीक है, एक दो तीन चार पांच छह या हो सकता है 100 साल तक हमारे बीच में गंगा अपने अस्तित्व से जूझती हुई बची रहे 100 सालों तक, लेकिन वो बच नहीं पाएगी। अब उसके मृत्यु की यात्रा आरंभ हो चुकी है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 100 वर्ष बाद गंगा अस्तित्वहीन होने वाली है। मैंने उसी अमरस के भाव में एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है गंगा नदी का श्राद्ध कर्म। अभी खूब धो अपने पाप, रोज रोज रगड़ो अपनी मैल। गंदगी से पाठ देने में कोई कसर मत छोड़ना। जी भर लगाओ गंगा में डुबकी, कुछ नहीं बोलेगी यकीन करो। कोई आरोप नहीं मढ़ेगी सिर पर, नाराज होने की ताकत भी नहीं बची है। गंगा का शरीर ही नहीं, धैर्य भी बहुत बड़ा है। तुम्हारी सारी मार सह जाएगी, पचा जाएगी तुम्हारी हर चोट। उपेक्षा और तिरस्कार को पी जाना नदियों के स्वभाव में है। रोज रोज गिरते नालों से मन न भरता हो तो बड़े बड़े नाले और गिराओ। लहर लहर में भर दो जहर, लहर लहर में भर दो जहर। मारो गंगा को, पीटो गंगा को, घायल कर दो गंगा का पानी। अपनी ही मां है, हाँ, मगर आरती उतारना जरूर। पूजा पाठ बंद मत कर देना। 2 रुपए का सिक्का भी फेंकते रहना। घंटा बजा देना, अगरबत्ती दिखा देना। शुद्ध संस्कृत का मंत्रोच्चार करने में तुम्हें कौन पछाड़ पाया है। भक्त होने का कुछ फर्क तो बनता ही है। क्या हुआ जो गंगा की पारदर्शिता गायब हो गई, चिंता बिल्कुल मत करना। सड़ने लगी है गंगा की आत्मा, फिक्र किस लिए। गंगा बूंद बूंद कर रही है कब से, तुम छाती पर तैरने का सुख लूटो। कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, कन्नौज और हाँ, गंगोत्री से भी मरने लगी है गंगा। तुम सपने में भी ऐसा मत सोचना। गंगा की बीमारी पर ध्यान मत देना। इलाज कराने की क्या जरूरत, चीख पुकार तो सुनना ही नहीं। अगर पानी की जगह बहते हुए आंसू दिखने लगे तो कतई आंखें मूंद लेना। तो गंगा बूढ़ी हो चुकी है, एक दिन मुर्दा हो जाएगी। उठा लेना मिलकर कंधों पर, उसी के पानी में उसका दाह संस्कार कर आना। मनुष्य होने का इतना फर्ज निभा जा। गंगा नदी का श्राद्ध कर्म कविता आपके बीच में हमने रखी है। कविता आपके बीच में है, इसका शीर्षक है नाच कविता नाच। नाच कविता नाच। देखिए, तुम्हें तो उतरना था मिट्टी के महामौन में। मैं अपनी कविता को केंद्र में इसमें रख रहा हूं। तुम्हें तो उतरना था मिट्टी के महामौन में, बाना था जड़ों की सिरा सिरा में।
धस जाना था अन्न अन्न की आत्मा में, तुम्हें तो बैठ जाना था हृदय में बीज की पुकार की तरह। कविता, तुम्हें तो परिवर्तन का प्रभाती गीत होना था। शब्दों में कहां खिल पाया कविता का असली चेहरा। अर्थों से बाहर ही रह गया कविता का आदिम मर्म। व्याख्या, मीमांसा, समीक्षा से ऊपर है कविता का आसन। संभव कहां हुआ, संभव कहां हुआ है कविता के बल खाते समुद्र को कलम में बांध पाना। कविता, तुम्हारे सद जाने की शर्त कठिन है सीधी लकीर की तरह। बदले में मांग बैठती हो जीवन भर की पराजय। खुद को मिटा देने की शर्त पर उतरती हो आत्मा में। एकांत के असीम संगीत में गूंजता हुआ सृष्टि का संगीत हो तुम। नाचो मेरे एहसास की जमीन पर। इसके पहले की सड़ने लगी आत्मा बहो प्राण धारा बनकर। इसके पहले की मरने लगे जिंदा शब्दों की भूख प्यास। उतर जाओ मेरे रोम रोम में, उतर जाओ मेरे रोम रोम में, कहीं तुम्हें सुमिरने का रात दिन जलता दिया बुझ न जाए। नाच कविता नाच। इसका शीर्षक है झर रहा है समय। झर रहा है समय, झरने जैसा झर रहा है समय शून्य के शिखर से। एहसास से ज्यादा अदृश्य, हवा से ज्यादा महीन। समुद्र का विस्तार कुछ भी तो नहीं समय की सत्ता के आगे। कहां कहां नहीं धड़क रहा समय हृदय से ज्यादा तेज। सांस दर सांस अंतिम विजय की आहट देता हुआ। बचपन की जादू भरी कल्पना, जवानी में सब कुछ पा लेने की भूख, हर पल दहकती कोई प्रतीक्षा, हासिल न होकर भी हासिल करने की अनबुझी प्यास। कितना बहुरूपिया बनकर नाचता है समय मंत्र मुग्ध आंखों के सामने। छिपा है पांचों अंगुलियों में मगर कस नहीं सकते। बसता रहता है आत्मा में मगर सुन नहीं सकते। जीवन के आर पार बहते समय को कौन बांध पाया आज तक। समय का चेहरा पढ़ लेना, जान लेना है सब कुछ होने और कुछ भी न होने का रहस्य। समय का चेहरा पढ़ लेना, जान लेना है सब कुछ होने और कुछ भी न होने का रहस्य। तो ये सब कविताएं आपके बीच में। इसका शीर्षक है आत्मा की लहलहाती फसलें। खुद को अचूक जान लेने की हर कोशिश नाकाम सिद्ध हो गई। खुद से बाहर रहने के बावजूद स्वयं को पा लेने की जिद बच्चे की हट से ज्यादा कुछ नहीं। खुद को खोज लेने का यकीन खोखले भ्रम में तब्दील होने लगा है। पुस्तकों में बिखरे ज्ञान रोशन आत्माओं से फूटती प्रकाश की फसलें हैं जानता हूं। मगर क्यों नहीं जान पाया आज तक मां सिर्फ स्त्री ही नहीं होती, पिता सिर्फ पुरुष ही नहीं होते। पीड़ा जन्म देती है एक और व्यक्तित्व। टूटता हारता चोट खाता संघर्ष खड़ा हो जाता है पिता बनकर। पढ़ पढ़कर जीवन का मर्म कहां जान पाया। पढ़ पढ़कर जीवन का मर्म कौन समझ पाया। तौल तौल कर कहां जान पाया मामूली वस्तुओं का वजन। हारी बाजी जैसा जीवन अधकचरे ज्ञान के नशे में नृत्य करते बीत गया या बीत रहा है। पूरे जीवन को समझ लेने की मूर्खता की भेंट चढ़ गया आधा जीवन। अर्थों से बहुत दूर शब्द शब्द का अर्थ जानना है मुझे। सुनना है उसमें दबी हुई अनसुनी धड़कनों का इतिहास। व्याख्या से परे जाना है मुझे। सृष्टि का एक और अर्थ परिभाषाओं से दूर, समझ से बहुत ऊपर। पुनः एक और कविता गंगा नदी पे। यहाँ सवाल गंगा नदी का नहीं है, वो यमुना भी हो सकती है, वो घाघरा भी हो सकती है, वो सरयू भी हो सकती है, वो माही भी हो सकती है। गंगा तो केवल एक नाम, एक प्रतीक है श्रेष्ठ नदी के रूप। इसलिए मैंने गंगा पर कविता लिखी है। इसका शीर्षक है मैं कभी नहीं आऊंगा गंगा मां। मैं कभी नहीं आऊंगा गंगा मां। देखिए क्यों नहीं आऊंगा, इस कविता में आप उसको
सुन सकते हैं। उतर चुका है तुम्हारे पानी से पानी का रंग, लहर लहर में छिपी तुम्हारी उद्दाम आभा मिटती जा रही तुम्हारे पराजित मौन के अतल में। तुम्हारे मरते हुए पानी से आंखें मिलाने का साहस मेरी स्वार्थी आंखों में कहां। तुम्हारी मौत की दर हकीकत जगा देती है मेरा अपराध बोध। तुम्हारी सामूहिक हत्या के इतिहास में दर्ज होना चाहिए मेरा कायर मौत, अक्षम्य दोष की तरह। पांव रखते ही तुम्हारे भीतर बहती रुलाई की सिहरन दौड़ जाती है नसों में। तुम्हें स्पर्श करते ही कोई भूला बिसरा ऋण हृदय खटखटाने लगता है। गंगा तुम्हारे अतल में डुबकी लगाते ही गायब हो जाता है अपने वजूद का एहसास। तुम्हारे तुम्हारे अशरीर होने के आगे डुबकी लगा लगा कर पवित्र होने का खेल जारी है सदियों से। तुम्हारी ओर बढ़ते हमारे हर कदम में छिपा है सारा रहस्य तुम्हें मृत्यु देने का। मैं कभी नहीं आऊंगा गंगा मां अपनी पवित्रता के अंधेपन में तुम्हारी पवित्रता की और हत्या करने के लिए। जैसे जैसे हम श्रद्धा का ग्राफ बढ़ाएंगे, गंगा की मृत्यु या किसी भी नदी की मृत्यु उसी अनुपात में निकट आती चली जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। हमारी श्रद्धा ही गंगा की मृत्यु का अंतिम कारण बनेगी। तो एक कविता है, मिटता जा रहा हूं इस मिट्टी में, मिटता जा रहा हूं इस मिट्टी में। देखिए, पांव रखते ही धड़कने सुनना लग पांव रखते ही धड़कने सुनता हूं तलुओं में रोज रोज। धरती छूते ही सदियों के सूखे आंसुओं की गंध भर उठती है हथेलियों में। दिल को ध्यान से निहारते हुए कृतज्ञता नाचने लगती है पलकों पर। दिन को ध्यान से निहारते हुए कृतज्ञता नाचने लगती है पलकों पर। कैसे बचाऊं, कैसे संभालूं, बिखर रहा हूं तिल तिल कर। लुटता ही जा रहा सांस दर सांस, छूटता जा रहा अपने हृदय से, मिटता जा रहा इस मिट्टी में जीते जी। बिछ जाने को जी करता है झुकी फसलों की लिहाज में। आदमी होने के लिए हर अन्न से हार जाना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है लुट जाना हर मासूम आंसू के आगे। कोई कृतज्ञता नाश उठती है कायनात के नीचे। हजार बार मिटना चाहता हूं रोज रोज मां जैसी किसी सत्ता के आगे। हजार बार मिटना चाहता हूं रोज रोज मां जैसी किसी सत्ता के आगे। प्रेम पर एक कविता है, कबीरदास की अमर पंक्ति है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगुआ पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े पंडित होय। और मैंने इस कविता का शीर्षक रखा है, सिर्फ ढाई आखर नहीं। कबीर ने कहा कि प्रेम ढाई आखर, लेकिन उनका पूरा सम्मान करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं, सिर्फ ढाई आखर नहीं। देखिए, प्रेम मादक झनकार बनकर गूंजता है एहसास की अतल घाटियों में। जैसे कोई अनहद नाद आत्मा की दिशाओं में बजता हुआ, निःशब्द किंतु निरंतर। जलते बुझते हृदय पर टप टप चूता, न जाने कैसा मोहक रस। बीड़ा बजाते बजाते जैसे अंगुलियों में उठने लगे दर्द। जैसे निचाट रात के सन्नाटे में कोई चाहत का तारा चमक बुझा हो। प्रेम पारदर्शी मन की गहराई में कांपती रोशनी का अचरज है। मिट जाता है मौजूद होने का नामो निशान, मिट जाता है मौजूद होने का नामो निशान। जीवन और मृत्यु एक दूसरे की परिभाषा हो जाते हैं। खुद को खोकर पा लेने की अंतिम कला है प्रेम। खुद को खोकर
पा लेने की अंतिम कला है प्रेम। अथाह, असीम, अनंत, आश्चर्य आपस में घुलकर संसार हो जाते हैं। शरीर हुबहू तिनके जैसा, घास से ज्यादा लाचार, चित्र से ज्यादा अवाक होता है व्यक्ति प्रेम की छाया में। इसीलिए मैंने इसका शीर्षक रखा, सिर्फ ठाई आखर नहीं। बड़ी लकीर। बड़ी लकीर क्या होती है और सही अर्थों में बड़ी लकीर की परिभाषा क्या हो सकती है, इस पर मैंने कविता लिखी है। इसका शीर्षक है बड़ी लकीर। देखिए, छोटी लकीर के खिलाफ खड़ी होने से साफ मना कर देती है। छोटी लकीर के खिलाफ खड़ी होने से साफ मना कर देती है। बड़ा कहलाना जैसे छोटा हो जाना हो बड़ी लकीर के लिए। वह गलती से भी बड़ी दिखने की गलती नहीं करती। कभी झुकने नहीं दिया एक भी छोटी लकीर का माथा बड़ी लकीर ने। ऊंचाई के मारे झुक ऊंचाई के मारे झुके रहना आदत है उसकी। आदत है उसकी, परछाई बनकर छिपी रहती है छोटी लकीर के पीछे। अपने कद के किसी को हरा देना, ध्यान दीजिएगा, अपने कद से किसी को हरा देना अपराध है बड़ी लकीर के लिए। बाहर बाहर जीत, भीतर की विषम पराजय भी है। अपना अपना हासिल कद छोटी लकीर के नाम कुर्बान कर देती है। कई बार बड़ी लकीरों के विरुद्ध खड़ी हो जाती है, जैसे कद्दावर होना छोटी लकीरों का सिर कुचलकर बड़ा होना हो। जैसे कद्दावर होना छोटी लकीरों का सिर कुचलकर बड़ा होना हो। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। फिलहाल इस मौके पर तहे दिल से उन सभी पाठकों का भी धन्यवाद देता हूं जो इन कविताओं को भविष्य में सुनेंगे और अ, उसके अर्थ अपने तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। मेरा आप सबको प्रणाम है, नमस्कार है। मैं जन सरोकार मंच को पुनः एक बार आभार प्रकट करता हूँ।